अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, कहाँ यूज़ होती है और ये इसको इतना इम्पोर्टेंट क्यों कंसीडर किया जाता है या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द रिसोर्स लाइक डाटा, डाटा सेंटर, सर्वर, नेटवर्किंग, हार्डवेयर, डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड इंटरप्राइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। यानी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि जो भी आपने कंप्यूटर पे प्रोसेसिंग करनी है, ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं या डाटा स्टोर करना है या जितना भी डिजिटल फॉर्म में आपने वर्क करना है, उसके लिए आपको बैकएंड पे कुछ सर्वर चाहिए, कुछ सीपीयू चाहिए, कुछ एफिशिएंसी चाहिए, डाटा स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए, आपको स्पेस चाहिए, आपको ह्यूमन चाहिए उन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए, या कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चाहिए जिनके थ्रू आप अपने स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। तो वो सारे की सारी चीज़ें उनको मिला के उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है कि वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें आपके पास सर्वर हो सकते हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ह्यूमंस। आपके पास कोई स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे आप इन सिस्टम्स को रख सकें, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होने चाहिए, नेटवर्क सिस्टम, डेटाबेसेस होने चाहिए एंड मल्टीपल मोर थिंग्स यू हैव टू इन योर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर बिल्डिंग होनी चाहिए जिसके अंदर हम सारे सर्वर्स रखें, कंप्यूटर रखें, उनको मैनेज कैसे करना है, उनके अंदर कौन कौन सी डेटाबेसेस करनी है, कौन से सॉफ्टवेयर करने हैं, कौन से एप्लीकेशंस करने हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम करना है। और उनको मैनेज करने के लिए हमें ह्यूमंस भी चाहिए, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेवलपर्स। उसके बाद हमारा कोई साइबर सिक्योरिटी हैकर या अटैकर जो है वो हमारा अपने कंपनी का होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करना, और अगर हमने कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराना है उसके लिए हमें जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना पड़ेगा, या हमें अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो उसके लिए हमें अपना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना पड़ेगा। उसके बाद हम वो सारे फंक्शन परफॉर्म डिजिटली कर सकते हैं, डिजिटली रिप्रेजेंटेशन इन रिसोर्सेज की कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। तो इसी चीज़ को मैनेज करने के लिए हम क्लाउड की तरफ चले जाते हैं। क्लाउड का क्या मतलब है कि कुछ ऐसे कंपनीज हैं जिनके पास अपना पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वो सिर्फ हमें लॉजिकली उन चीज़ों की एक्सेस देती है कि हम वहाँ पे उनकी चीज़ों को यूज़ करते हुए रिमोटली हम वो सारे टास्क परफॉर्म करवा सके जो कि हम इन प्रेमिसेस करवाना चाहते हैं, जो कि हम ऑन प्रेमिसेस करवाना चाहते हैं अपनी कंपनी के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन हम अगर हमारे पास रिसोर्स ना हो, जैसा कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, AWS है, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM एंड मनी मोर, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया होता है, अपने डाटा सेंटर रखे होते हैं, अपनी स्टोरेज, अपनी कंप्यूटिंग पावर इनके पास होती है, अपने रिसोर्स होते हैं, अपना मैनेजमेंट सिस्टम होता है, अपने ह्यूमंस होते हैं, अपने डेवलपर्स होते हैं इनके पास, और ये सारे इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो AWS यानी अमेजोन ने सबसे पहले इस चीज़ को लॉन्च किया कि क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट को, जिसके थ्रू वो अपनी चीज़ों ऑन प्रेमिसेस सिस्टम को डिजिटली पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यानी रिमोटली कोई भी पर्सन उसको एक्सेस कर सकता है बाय पेइंग सम अमाउंट। उनको कुछ अमाउंट दें, आप बहुत कम कॉस्ट होती है, और उसके बाद आप उनके सिस्टम के अंदर जितनी स्पेस चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने स्पेस बढ़ानी है आप अपनी स्पेस बढ़ा भी सकते हैं, आपकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? सबसे पहला है कॉस्ट सेविंग, यानी इसके अंदर आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बच जाती है। हो सकता है कि आपने सिर्फ अभी ट्रायल करना हो या कुछ अभी स्टार्टअप करना हो, बिगनर लेवल पे आपने सिर्फ कुछ चीज़ों को सीखना हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इतना ज़्यादा स्टाफ हायर करें या इतने ज़्यादा रिसोर्सेज ऑन प्रेमिसेस रखें। एक्सपेंसिव हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस एंड डेडिकेटेड IT स्टाफ, नो मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट, ओनली पे सब्सक्रिप्शन फॉर व्हाट यू नीड। उसके बाद आता है फास्टर टाइम टू मार्केट, यानी आप बहुत जल्दी से मार्केट में एक्सेल या ग्रो कर सकते हैं, स्पिन अप या क्रिएट कर सकते हैं न्यू रिसोर्सेज को, और रिटायर्ड देम, यानी आप उनसे रिलीज आउट कर सकते हैं इन सेकंड अगर आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, विच इनेबल्स रैपिड ऐप डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट विदाउट द नीड टू मैनेज फिजिकल हार्डवेयर। अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हार्डवेयर का लेवल का भी इंफ्रास्ट्रक्चर सीखें कि मैंने हार्डवेयर को कैसे मैनेज करना है। अगर आपके पास ऑन प्रीमिसेस हो तो आपको इस चीज़ को भी मेक श्योर करना पड़ता है कि अगर आपके हार्डवेयर डिवाइसेस में कोई ख़राबी आ गया तो आपने उसको किस तरह से कवर अप करना है, या अगर कोई अटैकर ने उस पर अटैक कर दिया तो आपने किस तरह से उसको हैंडल करना है, या अगर आपके डेटाबेसेस में कोई इशू आ गया तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, या
बहुत सारे और इश्यूज, उनको किस तरह से टैकल आउट करना है, तो उस चीज़ को आपको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं रहती। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्विकली स्केल रिसोर्सेज, यानी आप अपने रिसोर्सेज को स्केल अप भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, एंड स्टोरेज अप टू मीट बिजनेस डिमांड्स। डाटा लॉस प्रिवेंशन, आपको अब इस बात को हैंडल आउट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका डाटा लॉस हो जाएगा, क्योंकि जो कंपनीज ये क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो इस बात की मेक श्योर करती हैं कि यूज़र का डाटा सिक्योर रहे, ठीक है। तो वो डिफरेंट टेक्निक्स लगाते हैं, डिफरेंट डाटाबेसेस लगाते हैं, और उसके लिए प्रॉपर अपने रिसोर्स यानी ह्यूमंस को हायर करते हैं ताकि वो इस बात की गारंटी करें कि यूज़र का डाटा लीक ना हो। स्टोरिंग डाटा इन द क्लाउड rather लोकली कैन हेल्प प्रिवेंट डाटा लॉस ड्यू टू द बैकअप। उसके बाद आता है एडवांस सिक्योरिटी फीचर, यानी इनके पास सिक्योरिटी के बहुत एडवांस फीचर होते हैं, क्योंकि उन्होंने स्पेशलाइज पर्सन जो कि उस प्रॉपर फील्ड में स्पेशलाइज होता है, हार्डवेयर मैनेजमेंट में या सिक्योरिटी में, उन्होंने उसको हायर किया होता है। क्लाउड प्रोवाइडर ऑफर रोबस्ट क्लाउड सिक्योरिटी फीचर्स सच एज स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर टू प्रोटेक्ट एंड सिक्योर डाटा एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। Next, we have what is virtualization. Virtualization is the process of creating virtual representation of the hardware such as a server, storage, network or other physical machines. यानी जो भी फिजिकल फॉर्म में आपके पास मशीन होगी, हार्डवेयर होगा, सर्वर होगा, जो भी हार्डवेयर फॉर्म में आपके पास मशीनरी होगी, उसको किस तरह से आप वर्चुअल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं और उसको मल्टीपल डिफरेंट यूज़ केसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द वर्चुअलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर आप चाहते हैं कि मैं लिनक्स भी चलाऊँ, विंडोज़ भी चलाऊँ और मल्टीपल और ऑपरेटिंग सिस्टम भी चलाऊँ, उनके अंदर मल्टीपल ऐप्स अलग अलग से इंस्टॉल करूँ, ठीक है। तो आप क्या है, आप एक हार्डवेयर पे ये सारा काम मैनेज करना बहुत मुश्किल है। अब उसके लिए क्या है, एक आसान तरीका है कि आप उसकी अपने हार्डवेयर रिसोर्सेज की वर्चुअलाइजेशन कर दें। वर्चुअलाइजेशन में क्या होगा कि आप हर एक अलग अलग वर्चुअल मशीन बना देंगे, आप अलग अलग वर्चुअल मशीन बना देंगे, आप उसके अंदर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट ऐप्स उसके अंदर इंस्टॉल आप कर सकते हैं, ठीक है। जो ये आपका जो अंडरलाइंग हार्डवेयर होगा वो सेम रहेगा, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेन हार्डवेयर पे वो भी सेम रहेगा, लेकिन जो वर्चुअल मशीन है उनके अंदर आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग यूजर्स को इंटर कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हैं, यानी उस वो आपका बिल्कुल एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन उस वर्चुअल मशीन बनाने के लिए आपको सबसे पहले वहाँ पे एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल करना होता है। हाइपरवाइजर कन्वर्ट फिजिकल रिसोर्सेज इनटू वर्चुअल रिसोर्सेज, ठीक है। जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज होंगे उनको वर्चुअल रिसोर्सेज में वो पार्टीशन उसकी कर देगा। वर्चुअल बॉक्स इज़ अ हाइपरवाइजर, ये बहुत कॉमन जो वर्चुअल बॉक्स होता है वो एक हाइपरवाइजर होता है, उसको इंस्टॉल किया जाता है, उसके ऊपर वर्चुअल मशीन बनाई जाती है। वर्चुअल मशीन के अंदर आपकी अपनी मर्जी होती है, आप कितना वहाँ पे सीपीयू देंगे, कितनी मेमोरी देंगे, वो अलग से डिपेंड करता है कि आप जिस तरह की वर्चुअल मशीन बनाना चाहते हैं। हर वर्चुअल मशीन को एक इंस्टेंस बोला जाता है। There are two type of the hypervisor. Type 1 is the bare metal and type 2 is the hosted. Bare metal which run directly on the host hardware, यानी हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्टली हम चला देते हैं उस हाइपरवाइजर को, उसमें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर पर करने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि टाइप 2 है, उसके अंदर जो हमारा हार्डवेयर होता है उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं। तो अब देखते हैं व्हाट इज वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड और virtual version of the computer with dedicated amount of the CPU, memory and storage that are borrowed from physical host such as your personal computer or remote server such as a server in the cloud provider data center. What is virtual machine use और क्यों यूज़ होती है? ताकि आप अपने एप्स डेवलप कर सकें, अपने खुद के मशीन लर्निंग के मॉडल ट्रेन आउट कर सकें एंड क्रिएट अ न्यू इन्वायरमेंट फॉर डेवलपर टू डेवलप एंड टेस्ट एप्लीकेशन। अगर आपने किसी चीज़ को भी सिर्फ टेस्ट करना है और आप चाहते हैं कि आपका ओरिजिनल सिस्टम क्रैश ना हो उस टेस्टिंग के दौरान, तो आप एक अलग से वर्चुअल मशीन बना देते हैं कि चलो वो वर्चुअल मशीन क्रैश भी हो गई, मैं उसको रिस्टोर कर लूँगा, लेकिन अगर मेरा अंडरलाइंग हार्डवेयर ही क्रैश हो गया तो मैं उसको रिस्टोर नहीं कर सकता, मुझे न्यू परचेज करना पड़ेगा विच इज़ द cost exchange. So next benefit of the virtual machine. Virtual machine run like individual computer with individual operating system and application. They have the advantage of remaining completely independent of one another and the physical host machine. यानी इसके अंदर जितनी भी वर्चुअल मशीन होंगी वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी और इवन कि जो उसका होस्ट कंप्यूटर होगा, होस्ट सिस्टम होगा, उससे भी इंडिपेंडेंट होगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्लाउड इन रियलिटी क्या होते हैं। ऑन डिमांड, ऑन डिमांड यानी इन डिमांड पर रिमोटली एक्सेस ऑफ द रिसोर्सेज इज कॉल्ड द क्लाउड।
ठीक है। इन रियलिटी क्लाउड रिप्रेजेंट फिजिकल डाटा सेंटर इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन containing actual server, storage system and other equipment. In cloud computing, a cloud service provider, for example Amazon, Google, Microsoft, own and operate these data center, providing them via our network or internet. नेक्स्ट है क्लाउड रीजन एंड क्लाउड अवेलेबिलिटी जोन्स। रीजन्स क्या होते हैं और अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होते हैं? रीजन रीजन होता है स्पेसिफिक एरिया। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर यूजली ऑर्गेनाइज देयर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स नोन एज क्लाउड रीजन। फॉर एग्जांपल अगर माइक्रोसॉफ्ट है तो उनका ओरिजिनल हेडक्वार्टर तो एक होगा, लेकिन उन्होंने डिफरेंट वर्ल्ड में, डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट सिटीज़ में उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया होगा ताकि यूज़र तक स्पीडली डाटा की ट्रांसमिशन हो सके। डिफरेंट सर्वर डिप्लॉय किए होंगे, डिफरेंट सीपीयूज लगाए होंगे ताकि यूज़र का जो एफिशिएंटली वर्क है वो प्रॉपरली हो सके, और वो डिफरेंट रीजन्स में उन्होंने इंस्टॉल किए होंगे। अब वो जिन डिफरेंट रीजन में उन्होंने वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया होगा, दीज रीजन आर कॉल्ड द क्लाउड रीजन्स। अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होते हैं? दीज क्लाउड रीजन contain multiple availability zones. Each availability zone is a logical grouping of one or more closely located data centers. उन्होंने डिफरेंट जोन्स बना लिए होते हैं। अब वो जो डिफरेंट जोन होते हैं उनके अंदर मल्टीपल डाटा सेंटर्स होते हैं। ठीक है, एक जोन के अंदर मल्टीपल डाटा सेंटर होंगे और एक रीजन के अंदर मल्टीपल जोन्स होंगे। यानी एक रीजन, फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका है तो नॉर्थ अमेरिका को अलग कर दिया, साउथ अमेरिका को अलग कर लिया, फॉर एग्जांपल दो रीजन बना लिया। अब जो नॉर्थ अमेरिका है उसके अंदर मल्टीपल जोन्स होंगे और उन मल्टीपल जोन्स के अंदर मल्टीपल डाटा सेंटर्स होंगे जहाँ से ओरिजिनल उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और वहाँ से ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा होगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले ये रीजन्स है, यानी एक बहुत बड़ा एरिया होता है रीजन, उसके अंदर जोन्स बनाए होते हैं और उन जोन्स के अंदर जो ओरिजिनल डाटा सेंटर बनाए गए होते हैं ताकि यूज़र तक इंफॉर्मेशन फ्लो कर सके। ठीक है, या जैसे यहाँ पे अगर हम रीजन 1 की बात करें और रीजन 2 के नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका हम कंसिडर कर लेते हैं, तो उसके अंदर उन्होंने 3 अवेलेबिलिटी जोन्स बना ली, यानी ये तीनों के तीनों अवेलेबल है। जोन बनाए हुए लेकिन तीनों के तीनों अवेलेबल है और हर जोन के अंदर उन्होंने 3-3 डाटा सेंटर रखे हुए हैं। ठीक है, इस जोन के अंदर भी, इस जोन के अंदर भी, और अवेलेबिलिटी 2 के अंदर हो सकता है 2 डाटा सेंटर। वो डिपेंड करता है कि उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से बिल्डअप किया। इसी तरह से रीजन 2 के अंदर उन्होंने डिफरेंट जोन और डिफरेंट डाटा सेंटर बनाए हुए हैं। अब अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ अमेरिका की बात करें तो अमेरिका इज डिवाइडेड इनटू रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4, रीजन 5, रीजन 6 और मल्टीपल, यानी ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और मल्टीपल मोर उन्होंने रीजन इस तरह से बनाए हुए हैं और उनके अंदर डिफरेंट डाटा सेंटर लगाए हुए हैं और इस तरह से वो अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड वो फैले हुए हैं। अब ये अगर हम ग्लोबल डाटा सेंटर्स की बात करें तो ग्लोबल डाटा सेंटर्स को आप इस लिंक पे जाके देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे डाटा सेंटर होते हैं। अगर आपने सिर्फ स्पेसिफिकली माइक्रोसॉफ्ट के देखने हैं तो आप इस लिंक पे जाएं और आप वहाँ पे देखें कि डिफरेंट जो लोकेशन आपको शो हो रही है वहाँ पे हर जगह पे माइक्रोसॉफ्ट के डाटा सेंटर होंगे। और इसी तरह से AWS का अगर आपने फाइंड आउट करना है या GCP यानी गूगल क्लाउड प्रोवाइडर का अगर आपने फाइंड करना है तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।